आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम एसिड पेप्टिक डिजीज को पढ़ेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपीडी बोलते हैं। एसिड पेप्टिक डिजीज क्या है? एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स है, यानी कि इसके अंदर काफी सारी जो डिजीज कंडीशन है वो आएंगी। ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स है। कैसे होता है? कोज्ड बाय द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन ऑन द म्यूकोसा ऑफ ईसोफेगस, स्टमक या ड्यूडेनम। और उसकी वजह से जो डिजीज कंडीशन आएंगी वो क्या क्या आएंगी? गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो एपीडी क्या है? वो रिप्रेजेंट करता है फेलियर ऑफ म्यूकोजल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एसिड पेप्सिन इंजरी। यानी कि एपीडी क्या है? एक गैस्ट्रिक एसिड या जो पेप्सिन, ये दोनों म्यूकोसा किसकी? इसोफेगस, स्टमक या ड्यूडेनम की, उस पे जब ये डैमेज करते हैं और म्यूकोसा अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म को प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर पाती या डिफेंस नहीं शो कर पाती, उस टाइम पे जो कंडीशन जनरेट होती है वो किसके अंडर आती है? एसिड पेप्टिक डिजीज के अंडर। अब यहाँ पे पेप्सिन आया है। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है स्टमक में इनटू पेप्टाइड्स। नॉर्मली it help break down the food without harming the stomach lining. When gastric acid जब ज्यादा होता है और तो म्यूकोजल डिफेंस वीक होता है, तो जो पेप्सिन है वो स्टमक या ड्यूडेनम की लाइनिंग को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो ये म्यूकोजल डैमेज जब होगा टुगेदर विद एसिड इरिटेशन, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा होगा तो वहां पे म्यूकोजा में जब डैमेज हुआ तो वो एसिड उस पार्ट को इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से इरोजन्स, अल्सर्स या इन्फ्लेमेशन होगी, जो कि हॉलमार्क फीचर्स हैं किसके? एपीडी के, यानी कि एसिड पेप्टिक डिजीज के। एपिडेमाइयोलॉजी वेरी कॉमन वर्ल्ड वाइड। डिस्पेप्सिया की प्रीवेलेंस कितनी होगी? 20 to 40% ऑफ एडल्ट्स में देखने को मिलता है। मेजोरिटी फंक्शनल होता है, नॉन अल्सर्स यानी कि अल्सर्स की फॉर्मेशन नहीं होती। पेप्टिक अल्सर डिजीज लाइफ टाइम रिस्क इसका 5 to 10% है। इंसिडेंस डिक्लाइनिंग ग्लोबली, अभी कम हो रहे हैं क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट है। रीजन्स डिक्लाइन के क्या है? क्योंकि मोस्टली जो एपीडी है उसमें किसकी इन्फेक्शन देखने को मिलती है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की इन्फेक्शन। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट है आज के टाइम में, तो उसको इरेडिकेट कर सकते हैं। एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लाइक ओमेपेराजोल, पेंटोपेराजोल। तो यानी कि ट्रीटमेंट होने की वजह से इसके जो इंसिडेंस हैं वो ग्लोबली डिक्लाइन कर रहे हैं। करंट मेजर रिस्क फैक्टर क्या है? नसेड्स, यानी कि मोस्टली जब किसी को पेन होता है तो आदमी गांव में या वैसे भी जाके पेन किलर ले लेते हैं, और वो पेन किलर कितने टाइम तक लेनी है ये उनको नहीं पता होता। दर्द होता है और वो पेन किलर लेते रहते हैं। तो नसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का अगर वो ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा? एक मेजर रिस्क फैक्टर्स है एपीडी का। रीजनल पैटर्न, जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे एच पाइलोरी की इन्फेक्शन ज्यादा देखी गई है, और जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे नसेड्स रिलेटेड अल्सर ज्यादा देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसके स्टिल सिग्निफिकेंट है, लाइक ब्लीडिंग, परफोरेशन, स्पेशली एल्डरली पर्सन्स में देखने को मिलता है। अब हमने यहाँ पे डिस्पेप्सिया की प्रेवलेंस पढ़ी थी। तो डिस्पेप्सिया क्या है? एक सिम्टम है जो कि एसिड पेप्टिक डिजीज में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। जितने भी इसके जो डिजीज हमने पढ़े थे सब में मिलता है। अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या पेन, ऑफन विद ब्लोटिंग, नोजिया या हार्टबर्न की कंडीशन पेशेंट में हो। अब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमने पढ़ा कि मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की होती है। तो ये क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये फ्लैजिला होता है, इसमें लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसकी एक्टिव मूवमेंट को अलाउ करते हैं थ्रू द स्टमक म्यूकस। स्पाइरल शेप का होता है। स्पाइरल शेप का होने की वजह से इसकी मोबिलिटी इंप्रूव होती है और इसकी पेनिट्रेशन जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा से वो ज्यादा होती है। फिर यूरिएज एंजाइम, ये यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, न्यूट्रलाइज करता है स्टमक एसिड को और एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एडेसेंस क्या? सरफेस प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इस बैक्टीरिया को गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल से अटैच करने में, रेजिस्टिंग स्टमक पेरिस्टाल्सिस। यानी कि स्टमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते रहते हैं। तो इसके ऊपर जो एडिशंस है ये एक सरफेस प्रोटीन है जिसके थ्रू ये बैक्टीरिया गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे अटैच कर जाएगा और पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के साथ साथ ये मूव नहीं कर पाएगा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब ये जो इसके फीचर्स हमने पढ़े इसके स्ट्रक्चर में, ये सारे क्या करेंगे? ये एडेप्टेशंस करवाएंगे इसकी, और ये एडेप्टेशंस एनेबल करेंगी एच पाइलोरी को टू सर्वाइव इन एसिडिक स्टमक एंड कॉज गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स,
या गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है। यानी कि इसके जो स्ट्रक्चरल हमने फीचर्स पढ़े, इन सारे स्ट्रक्चरल फीचर्स की वजह से ये स्टमक में काफी टाइम तक सरवाइव कर सकेगा, वहां पे जो है अटैच करके रह सकेगा और इन्फेक्शन कोज कर सकेगा। ईटियोलॉजी, सबसे पहला कारण तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की इन्फेक्शन है। ये बैक्टीरिया जो है वो लीव करता है स्टमक में और 3 मेन वे में ये डैमेज करता है। फर्स्ट इज यूरिएज प्रोडक्शन, यानी कि ये बैक्टीरिया एक एंजाइम बनाता है जिसको कहते हैं यूरिएज, और ये यूरिएज एंजाइम क्या करता है, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अब अमोनिया हेल्प करता है बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए, गैस्ट्रिक एसिड में सरवाइव करता है इससे, और लेकिन ये स्टमक की जो लाइनिंग है उसको भी साथ साथ डैमेज करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरिया तो सरवाइव कर गया इसकी वजह से, लेकिन स्टमक की लाइनिंग पे डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट क्या करेगा, ये इन्फ्लामेशन करेगा। जैसे ही बैक्टीरिया एंटर किया तो बॉडी क्या ट्राई करेगी, उस बैक्टीरिया से फाइट करने का ट्राई करेगी, जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी, यानी कि गेस्ट्राइटिस की कंडीशन होगी। ओवर टाइम लाइनिंग जो है वो वीक होती जाएगी और अल्सर की फॉर्मेशन होती जाएगी। जब रिपीटेटिव इन्फ्लामेशन पेशेंट को चलती रहेगी तो लाइनिंग वीक होगी और अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगी। थर्ड क्या है, इंक्रीज्ड एसिड, दैट इज गैस्ट्रिन बढ़ जाएगा। जो बैक्टीरिया है वो गैस्ट्रिन हार्मोन को बढ़ाता है और गैस्ट्रिन क्या करेगा, मोर एसिड का प्रोडक्शन करवाएगा। मोर एसिड होगा, वीक लाइनिंग होगी तो अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एच पाइलोरी क्या करता है, अपने आप को तो प्रोटेक्ट करता ही है, साथ में इन्फ्लामेशन कोज करता है, एसिड का सिक्रेशन बढ़ाता है और एट लास्ट अल्सर की फॉर्मेशन कराता है। तो ईटियोलॉजी में हमने फर्स्ट पढ़ा एच पाइलोरी की इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन 3 मेजर वे में कैसे स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करती है, अल्सर की फॉर्मेशन करती है। अब सेकेंड मेजर कोज है नसेड्स। एग्जाम्पल है एस्पिरिन, आइबुप्रोफिन। तो ये क्या करते हैं, कोक्स एंजाइम्स नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं बॉडी टिश्यूज में, स्पेशली इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा, किडनी, प्लेटलेट्स एंड ब्लड वेसल्स। दे एग्जिस्ट एज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कोक्स 1 एंड कोक्स 2। कोक्स 1 क्या करते हैं, हाउस कीपिंग एंजाइम होते हैं, वो मेंटेन करते हैं गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन को। और कोक्स 2 कब आते हैं, ये इंड्यूस्ड होते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन एंड पेन। तो कोक्स एंजाइम कन्वर्ट करते हैं एराकिडोनिक एसिड को इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं गैस्ट्रिक ग्लूकोजा डिफेंस के लिए। तो नसेड्स क्या करेंगे, कोक्स एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, स्पेशली कोक्स 1 को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से शार्प फॉल इन प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स होगा। अभी हमने क्या पढ़ा कि कोक्स एंजाइम होते हैं बॉडी टिश्यूज में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन किया कहाँ कहाँ वो प्रोड्यूस होते हैं, 2 फॉर्म में होते हैं, कोक्स 1 और कोक्स 2। कोक्स 1 एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन में, और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा म्यूकोजल डिफेंस में हेल्प करता है। अब हमें क्या चाहिए, प्रोस्टाग्लैंडिन चाहिए ताकि हमारी जो म्यूकोसा है वो डिफेंस मैकेनिज्म में रहे, यानी कि वो प्रोटेक्टेड रहे। अब नसेड्स ड्रग्स क्या करेंगी, कोक्स एंजाइम को इनहिबिट करेंगी। कोक्स को इनहिबिट किया तो ना तो एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे और ना प्रोस्टाग्लैंडिन होंगे तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म हो ही नहीं पाएगा। तो स्पेशली कोक्स 1 को ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से शार्प फॉल होगा प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स में, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज्ड म्यूकस, बाइकार्बोनेट सिक्रेशन एंड ब्लड फ्लो, वीकनिंग ऑफ म्यूकोजल डिफेंस एंड कोज इरोजन्स या पेप्टिक अल्सर्स की कंडीशन हो जाएगी। तो सेकंड कोज हमने पढ़ा नसेड्स। अदर कोज क्या हो सकते हैं, स्ट्रेस, आईसीयू अल्सर, सीवियर इलनेस होगी, बर्न, ट्रोमा, सेप्सिस, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्टमक होगा। डिक्रीज ब्लड फ्लो होगा तो म्यूकोजल डैमेज बढ़ेगा और स्ट्रेस अल्सर्स की फॉर्मेशन होगी। स्मोकिंग अगर कोई करता है तो स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, जो म्यूकोजल हीलिंग है वो कम हो जाती है और एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो इन दोनों कारणों की वजह से अल्सर्स की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी और जो रिकवरी है वो कम हो जाएगी। अल्कोहल अगर कोई लेता है, अल्कोहल हम जानते हैं कि डायरेक्ट म्यूकोजल इरिटेंट है, वो गैस्ट्रिक लाइन को वीक करेगा। माइनर कोज अलोन लेकिन वर्स विद अदर्स, ये माइनर कोज है अकेला, लेकिन अदर कंडीशंस अगर इसके साथ होंगी तो ये और कंडीशन को वर्स कर सकता है। नेक्स्ट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये भी म्यूकोजल डिफेंस को कम करते हैं और हाई रिस्क होते हैं व्हेन कंबाइंड विद नसेड्स, यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी ले रहा है पेशेंट्स और नसेड्स भी ले रहा है तो ज्यादा चांसेस हैं एपीडी के। बाइल रिफ्लक्स, बैक फ्लो ऑफ बाइल इनटू स्टमक, ये डैमेज करेगा म्यूकोजल बैरियर को और इसकी वजह से फिर इन्फ्लामेशन होगी। तो ये अदर कोजेज हैं एपीडी की।
हाइपर सिक्रेटरी स्टेट्स, दो ऐसे स्टेट्स हैं जो हाइपर सिक्रेटरी स्टेट्स होती हैं, जहां पे मतलब गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन ज्यादा होगा। जो लिंगर एलिसन सिंड्रोम गैस्ट्रिनोमा इज कोज्ड बाय गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, पेनक्रियाज में मोस्टली या फिर ड्यूडेनम में एक गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब एक्सेस गैस्ट्रिन क्या होगा, मतलब वो ट्यूमर है, ट्यूमर एक्सेसिवली क्या सिक्रेट कर रहा है, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट कर रहा है। एक्सेस गैस्ट्रिन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू मार्क्ड स्टिमुलेशन ऑफ पेराइटल सेल्स। दिस रिजल्ट्स इन मैसिव गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस, यानी कि बहुत सारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट होगा और हाइपर एसिडिटी की कंडीशन होगी। द हाई एसिड लोड ओवरवेल्म्स म्यूकोजल डिफेंस, जिसकी वजह से मल्टीपल रिकरेंट एंड ऑफन रिफ्रैक्टरी पेप्टिक अल्सर्स की फॉर्मेशन होती है, समटाइम्स इन अनयूजुअल लोकेशंस, जैसे कि जेजनम में भी हो सकती है। तो ये एक हाइपर सिक्रेटरी स्टेट है, यानी कि गैस्ट्रिन ज्यादा सिक्रेट हो रहा था, गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा बना। नेक्स्ट है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन। इसकी वजह से क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन बढ़ जाता है। अब पीटीएच हार्मोन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सीरम कैल्शियम लेवल को, हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन होगी। जब कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा तो वो स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिन रिलीज फ्रॉम जी सेल्स, तो गैस्ट्रिन रिलीज बढ़ेगा तो गैस्ट्रिक एसिड बढ़ेगा। अब गैस्ट्रिन क्या है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू पेप्टिक अल्सर टीजेस। तो ये दोनों हाइपर सिक्रेटरी स्टेज हैं, जहाँ पे गैस्ट्रिन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है किसी भी कारण से, और गैस्ट्रिन सिक्रेट होगा तो गैस्ट्रिक एसिड बढ़ेगा और वो म्यूकोजा को डैमेज करके अल्सर्स की फॉर्मेशन कराएगा। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। एपीडी अकर्स ड्यू टू एन इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव फैक्टर्स एंड म्यूकोजल डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि अब तक हमें क्या समझ आया कि या तो गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा होगा तो वो इरिटेट करेगा म्यूकोजा को, लेकिन अगर हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इतने ज्यादा है, डिफेंस मैकेनिज्म हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो म्यूकोजा डैमेज नहीं होगी गैस्ट्रिक एसिड से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एपीडी कंडीशन कब होगी, जब इम्बैलेंस होगा इन दोनों फैक्टर्स में, यानी कि एग्रेसिव फैक्टर्स में और डिफेंस मैकेनिज्म में, मतलब गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा बढ़ रहा है और डिफेंस मैकेनिज्म भी वीक है, तो वहां पे क्या होगा, एपीडी जनरेट होगा। अब एग्रेसिव फैक्टर्स में क्या क्या आ सकते हैं, गैस्ट्रिक एसिड, पेप्सिन, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, नसेड्स और बाइल रिफ्लक्स। डिफेंस फैक्टर्स में क्या होंगे, म्यूकस बाइकार्बोनेट बैरियर, एडिकेट म्यूकोजल ब्लड फ्लो, रैपिड एपिथेलियल सेल रिपेयर, यानी कि अगर कहीं डैमेज हुआ तो सेल रिपेयर फास्ट है, रिपेयर कर लिया जल्दी तो भी एपीडी नहीं होगा, और ब्लड फ्लो प्रॉपर है तो भी हीलिंग पावर अच्छी होगी, और जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट का बैरियर है तो भी वो गैस्ट्रिक एसिड के जो हम गैस्ट्रिक एसिड की वजह से डैमेज होगा उससे म्यूकोजा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब पैथोजेनेसिस क्या हुआ, या तो इंक्रीज हुआ एसिड या पेप्सिन या म्यूकोजल इंजरी, या फिर डिक्रीज हुए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। तो क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकोजल बैरियर, बैक डिफ्यूजन ऑफ एसिड एंड पेप्सिन, इन्फ्लेमेशन होगी और इरोजन्स होंगे। बैक डिफ्यूजन ऑफ एसिड एंड पेप्सिन का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन्स फ्रॉम द स्टमक ल्यूमन बैक इनटू द गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स एंड टिश्यू ड्यू टू ए डैमेज और वीकन म्यूकोजल बैरियर। नॉर्मली क्या होता है, जो म्यूकस बाइकार्बोनेट लेयर है वो इसको प्रिवेंट करती है, लेकिन जब ये लेयर डिसरप्ट हो जाएगी किसी भी कारण से, तो एसिड और पेप्सिन है वो बैकवर्ड लीक करेंगे इनटू द म्यूकोजा और वहां की सेल को इंजर करेंगे, इन्फ्लेमेशन करेंगे और अल्सर्स की फॉर्मेशन कराएंगे। तो आउटकम क्या होगा, गैस्ट्राइटिस, म्यूकोजल इरोजन होगा और फिर पेप्टिक अल्सर की फॉर्मेशन होगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, सबसे पहले पेशेंट बताएगा एपिगेस्ट्रिक पेन, मोस्ट कॉमनली सिम्टम देखने को मिलता है, बर्निंग और नाविंग, मतलब डल परसिस्टेंट हंगर लाइक और एम्प्टी पेन, ऐसा पेशेंट को फील होगा। डिस्कम्फर्ट इन अपर एब्डोमेन, ऑफन रिलेटेड टू मील्स, अल्सर टाइप डिपेंडेंट है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे मील से ये डिपेंड करेगा। डिस्पेप्सिया हो सकता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। ब्लोटिंग, अर्ली सेटाइटी, यानी कि फीलिंग फुल क्विकली आफ्टर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मील, जल्दी सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि खाना थोड़ा सा ही खाया और भूख अब नहीं रही। पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस होगी, बेल्चिंग होगी। हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स सिम्टम्स होंगे, रिट्रोस्टर्नल बर्निंग सेंसेशन जो कि वर्स करेगी आफ्टर मील्स और लाइंग डाउन। नोजिया और वोमिटिंग, ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं, अकेला नोजिया भी हो सकता है, साथ में पेशेंट को वोमिटिंग भी हो सकती है। मोर कॉमन इन गैस्ट्रिक इरिटेशन या ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में।
और पेन का पैटर्न क्या होगा, जो ड्यूडेनल अल्सर होंगे वहां पे पेन इंप्रूव करेगा विद फूड, रिटर्न 2 to 3 आवर लेटर, नाइट में पेन होगा। लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होगा वहां पे पेन वर्स करेगा फूड के साथ। अलार्मिंग फीचर्स क्या होंगे, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड डिजीज की तरफ कंडीशन कब जा रही होगी, जब पेशेंट का या तो वेट लॉस हो रहा है, इन सिम्टम्स के साथ साथ में पेशेंट का वेट लॉस है, जीआई ब्लीडिंग हो रही है हिमेटेमेसिस की फॉर्म में या मेलिना की फॉर्म में, मुंह से खून आ रहा है उल्टी के थ्रू या फिर स्टूल के साथ खून आ रहा है, एनीमिया, फटीग, परसिस्टेंट वोमिटिंग जो कि पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में होगी। अब एसिड पेप्टिक डिजीज के टाइप क्या है। फर्स्ट इज पेप्टिक अल्सर्स, जिसमें क्या होंगे, अल्सर्स या तो स्टमक में होंगे या ड्यूडेनम में होंगे। ये क्यों होगा, क्योंकि इम्बैलेंस हुआ है कहीं ना कहीं एसिड पेप्सिन एंड म्यूकोजल डिफेंस में, जो कि हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा। अब गैस्ट्रिक अल्सर्स और ड्यूडेनल अल्सर्स, इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक अल्सर्स क्या है, जो कि स्टमक की लाइनिंग में हो रहे हैं, ओल्डर एडल्ट्स में ज्यादा कॉमन है, पेन इनमें वर्स करता है विद फूड इनटेक। लेकिन जो ड्यूडेनल अल्सर है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे, ड्यूडेनम में होंगे, मोर कॉमन ये यंग इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है और पेन ऑफन रिलीव्ड बाय फूड इनटेक। अब इसमें डिफरेंस कैसे है, डिफरेंस इन पेन पैटर्न इज ड्यू टू वेयर द अल्सर इज एंड हाउ फूड अफेक्ट एसिड एक्सपोजर, यानी कि दो कंडीशन हमने पढ़ी, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, दोनों में जो अल्सर होने का जो स्पेस है या जो लोकेशन है वो डिफरेंट है। तो और वो डिफरेंट होने की वजह से फूड जो है वो अफेक्ट कर रहा है एसिड एक्सपोजर को, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि स्टमक में अल्सर है, जब फूड एंटर करेगा स्टमक में तो ये स्टिमुलेट करेगा कि मोर एसिड एंड पेप्सिन का सिक्रेशन हो एंड आल्सो इंक्रीज स्टमक स्ट्रेचिंग, क्योंकि फूड आया है तो स्टमक स्ट्रेच करेगा जो कि डायरेक्टली इरिटेट करेगा अल्सर को। यानी कि देखो, अगर स्टमक में कहीं पे अल्सर था, स्टमक में अल्सर पहले से ही है, फूड एंटर किया तो स्टमक वहां से स्ट्रेच हुआ तो भी अल्सर इरिटेट हुआ, साथ ही जब फूड आया है तो ऑटोमेटिक एसिड और पेप्सिन का सिक्रेशन ज्यादा होगा, तो इसीलिए जैसे ही पेशेंट खाना खाता है तो पेन जो है वो वर्स करता है आफ्टर मील्स। इन एडिशन, जो डैमेज स्टमक लाइनिंग है गैस्ट्रिक अल्सर्स में वो ऑलरेडी सेंसिटिव होती है, सो एसिड प्लस फूड टुगेदर एग्रावेट करेंगे सिम्टम्स को। इसी तरीके से हम देखते हैं ड्यूडेनल अल्सर, जो कि कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो फूड है वो इनिशियली बफर करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा गैस्ट्रिक एसिड, सो पेन क्या होगा, टेम्परेरली रिलीव होगा आफ्टर ईटिंग। लेकिन जब 2 से 3 घंटा खाना खाए हो जाएगा और जो स्टमक है वो एम्प्टी होगा, तो जो एसिड है वो ड्यूडेनम में एंटर करेगा विदाउट फूड बफर, तो वहां पे वो पेन करेगा। आल्सो जो ड्यूडेनल अल्सर्स हैं often associated with increased acid secretion, so pain is more common when the stomach is empty, जो कि नाइट की कंडीशन में होगा या पेशेंट फास्टिंग पे होगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि क्यों गैस्ट्रिक अल्सर में पेन होता है, जो वो फूड जब हम लेते हैं तब होता है, और ड्यूडेनल अल्सर में जब पेन होता है, जब एम्प्टी होता है तब होता है। सेकंड है, अब हमने यहाँ पे पेप्टिक अल्सर्स पढ़ा है जो कि एपीडी का एक पार्ट है। अब सेकंड है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, क्रोनिक रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इनटू इसोफेगस। ये जो जीईआरडी की कंडीशन है, इस पे एक कंप्लीट वीडियो भी इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो जीईआरडी 2 पार्ट में वहां पे अवेलेबल है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सेकंड पार्ट में है, और जो फर्स्ट वाला पार्ट है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कोजेस, साइन एंड सिम्टम्स वाला पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट में है, तो आप इस वीडियो को जाके वहां देख सकते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि क्रोनिक टाइम से रिफ्लक्स हो रहा है स्टमक एसिड का इसोफेगस में, जिसकी वजह से हार्टबर्न होगा, रीगर्जिटेशन होगी, और लॉन्ग टाइम तक जब वो एसिड इरिटेट करता रहेगा तो इसोफेजाइटिस या बैरेट्स इसोफेगस की कंडीशन भी होगी। गेस्ट्राइटिस, गेस्ट्राइटिस यानी कि आइटिस जहाँ पे होता है वहां पे मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। तो गेस्ट्राइटिस यानी कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन है, कैन बी एक्यूट और क्रोनिक, जिसकी वजह से गेस्ट्राइटिस के कारण क्या होंगे, मोस्ट कॉमनली एच पाइलोरी इन्फेक्शन, नसेड्स और अल्कोहल कंजप्शन या फिर स्मोकिंग भी हो सकता है। अब ड्यूरेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन, एक्यूट और क्रोनिक दो क्लासिफिकेशन यानी कि दो टाइप्स हो सकते हैं। एक्यूट एपीडी क्या होगा, सडन ऑनसेट का होगा, ऑफन रिवर्सिबल विद ट्रीटमेंट, और कॉमन कॉजेज में नसेड्स या एक्यूट स्ट्रेस, यानी कि पेशेंट ने नसेड्स लिए हैं तो एक्यूट एकदम से पेशेंट को गेस्ट्राइटिस की कंडीशन हुई है। क्रोनिक एपीडी कब होगा, डेवलप्स ओवर लॉन्ग पीरियड, रिक्वायर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एंड मे लीड टू कॉम्प्लिकेशंस इफ अनट्रीटेड। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स,
एच पाइलोरी इन्फेक्शन मेजर कोज है पेप्टिक अल्सर्स का। नेसेट्स यूज क्या करेगा, डैमेज करेगा गैस्ट्रिक म्यूकोसा को बाय रिड्यूसिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में स्मोकिंग, अल्कोहल यूज और पुअर डाइट, मतलब हाई फैट और लो फाइबर डाइट अगर ले रहे हैं तो। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकती है, अगर फैमिली हिस्ट्री है वो भी रिस्क को इंक्रीज करती है। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे। बेसिक इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले सीबीसी कराएंगे। सीबीसी में हो सकता है हीमोग्लोबिन लो हो, क्योंकि ब्लड लॉस अल्सर से अगर हो रहा होगा तो एचपी कम होगा, एनीमिया की कंडीशन होगी। ल्यूकोसाइटोसिस, अगर कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शन कोई सस्पेक्टेड है तो ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा। स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड कराएंगे, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हिडन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, कि जीआई ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं कोई अल्सर है और वो अल्सर ब्लीड कर रहा है, इसकी वजह से स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड पॉजिटिव आएगा। रूटीन बायोकेमिकल टेस्ट कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइट, अगर पेशेंट को वोमिटिंग है, डिहाइड्रेशन है तो इलेक्ट्रोलाइट चेक कराएंगे, रूटीन के टेस्ट कराएंगे। नॉन इन्वेजिव स्पेसिफिक टेस्ट एच पाइलोरी डिटेक्शन के लिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट, जिसे यूबीटी बोलते हैं, मोस्ट एक्यूरेट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, यूज टू डिटेक्ट एक्टिव एच पाइलोरी इन्फेक्शन इन द स्टमक। ये किस बेस पे वर्क करता है, दैट एच पाइलोरी प्रोड्यूस द एंजाइम यूरियज। हमने पढ़ा था ना कि एच पाइलोरी यूरियज प्रोड्यूस करता है, जो कि यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ये क्या करेगा, इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है वो क्या स्वेलो करेगा, यूरिया लेबल्ड विद कार्बन आइसोटोप, उसको ये स्वेलो करेगा पेशेंट। अगर एच पाइलोरी प्रेजेंट होगा तो यूरियज वहां पे प्रेजेंट होगा। अब पेशेंट ने कंज्यूम किया है यूरिया, तो वो उस यूरिया को स्प्लिट करेगा, यूरिया इनटू अमोनिया प्लस लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब होगी ब्लड में, लंग्स में ट्रांसपोर्ट होगी, देन ब्रेथ से ये एक्सेल होगी। तो ब्रेथ सैंपल जब लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो ब्रेथ सैंपल में ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि वहां पे इंक्रीज लेबल्ड CO2 मिलेगी ब्रेथ में, जो कि इंडिकेट करेगी कि एक्टिव एच पाइलोरी की इन्फेक्शन है। क्योंकि अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन नहीं होती तो वहां पे यूरियज नहीं होता, और वो जो लेबल्ड यूरिया पेशेंट ने स्वेलो किया था वो ब्रेक डाउन नहीं होता अमोनिया और लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर एच पाइलोरी प्रेजेंट है वही उसको ब्रेक करेगा और तभी जो है ब्रेथ में CO2 मिलेगी। सिग्निफिकेंस वेरी सेंसिटिव है एंड स्पेसिफिक, आल्सो यूज टू कंफर्म इरेडिकेशन आफ्टर ट्रीटमेंट। यानी कि एच पाइलोरी का हमें पता लग गया और हमने उसकी ट्रीटमेंट कर दी पेशेंट की, तो हम रिपीट ये टेस्ट करा के देख सकते हैं कि अभी भी एक्टिव इन्फेक्शन है या इरेडिकेट हो चुकी है। नॉन इन्वेजिव स्पेसिफिक टेस्ट क्या होंगे, स्टूल एंटीजन टेस्ट। ये एच पाइलोरी एंटीजन को डिटेक्ट करता है स्टूल में, इंडिकेटिंग एक्टिव इन्फेक्शन। इट इज आल्सो यूज्ड टू कंफर्म इरेडिकेशन आफ्टर द ट्रीटमेंट। सीरोलॉजी में आईजीजी एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेगी अगेंस्ट एच पाइलोरी इन ब्लड, शोइंग द पास्ट एक्सपोजर, बट इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश एक्टिव फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी करा सकते हैं, जिसमें है बेरियम मील एक्सरे, जिसमें नीस साइन देखने को मिलता है, जहाँ की स्मॉल पॉकेट और आउट पाउचिंग ऑफ कंट्रास्ट देखने को मिलेगी एट द साइट ऑफ अल्सर। जो अल्सर क्रेटर है वो बेरियम से भरा हुआ दिखाई देगा एक्सरे में, और डिफॉर्म ड्यूडेनल बल्ब दिखाई दे सकता है अगर क्रोनिक अल्सर की कंडीशन है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग शो होगी। नाउ लेस कॉमनली यूज ड्यू टू एंडोस्कोपी, क्योंकि अब एंडोस्कोपी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो यूज होता है, तो एक्सरे इतना यूज का नहीं है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है एपीडी की, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, डायरेक्ट विजुअलाइज करेगी म्यूकोजा को। फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर पता लग सकते हैं कि अल्सर कहाँ पे है, इरोजन्स है, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है, अगर कहीं एक्टिव ब्लीडिंग है, कोई लेजन है, वो पता लग सकता है। और साथ साथ एंडोस्कोपी के बायोप्सी के लिए भी सैंपल लिया जाता है, और उसके बाद हम मैलिग्नेंसी अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो बायोप्सी से मैलिग्नेंसी और एच पाइलोरी इन्फेक्शन दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एंडोस्कोपी क्या है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है एपीडी के केस में। एडवांस्ड या स्पेशलाइज्ड टेस्ट में रैपिड यूरियस टेस्ट है, रूट टेस्ट, जो कि बायोप्सी से मिलता है हमें, कलर चेंज होगा, यूरियस पॉजिटिव होगा और ये कंफर्म करेगा एच पाइलोरी को। रैपिड यूरियस टेस्ट ये कैसे किया जाता है, स्मॉल बायोप्सी सैंपल इज टेकन फ्रॉम द स्टमक लाइनिंग ड्यूरिंग एंडोस्कोपी। तो आप किसी भी पेशेंट की जब एंडोस्कोपी की रिपोर्ट देखते हैं तो वहां पे एक कार्ड चिपका रहता है जो रूट पॉजिटिव लिखा रहता है, अगर पेशेंट एच पाइलोरी इन्फेक्शन उसको था
तो वहां पे क्या होता है, जब एंडोस्कोपी करी जाती है उसी टाइम पे बायोप्सी के लिए स्मॉल टिश्यू का सैंपल ले लिया जाता है और उस टिश्यू सैंपल को प्लेस किया जाता है एक स्पेशल मीडियम में जिसमें यूरिया और पीएच इंडिकेटर होता है। अगर एच पाइलोरी वहां पे प्रेजेंट होगा तो यूरिएज एंजाइम प्रेजेंट होगा और वो यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनिया में ब्रेक डाउन कर देगा प्लस CO2 में, और पीएच को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से कलर चेंज होगा उस मीडियम का। जैसे कि येलो अगर वो मीडियम का कलर था तो वो पिंक या रेड कलर होगा, और ये चेंज यूजुअली अकर्स विद इन मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स, जिससे हम इन्फेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये रूट टेस्ट है। एडवांस्ड या स्पेशलाइज्ड टेस्ट में क्या है, सीरम गैस्ट्रिन लेवल चेक कर सकते हैं हम, जो कि हाइपर सिक्रेटरी स्टेज में देखने को मिलेगा। एसिड सिक्रेशन स्टडीज करा सकते हैं, सीटी एब्डोमेन करा सकते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हमें सस्पेक्टेड है, कोई परफोरेशन, ये सब हम पेनिट्रेशन या एब्सेस की है फॉर्मेशन, तो हम सीटी एब्डोमेन कराएंगे। मैनेजमेंट, बेसिक या जनरल मेजर्स में नशेड्स अगर पेशेंट ले रहा है तो वो बंद कराएंगे, स्मोकिंग अल्कोहल कर रहा है वो बंद कराएंगे, और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स यानी कि थोड़ा थोड़ा पेशेंट खाए, बार बार खा सकता है लेकिन थोड़ा थोड़ा खाए। अवॉइड स्पाइसी फूड इफ पेशेंट इज सिम्प्टोमेटिक, और स्ट्रेस रिडक्शन, जो कि आईसीयू अल्सर्स में हमने देखा था, तो स्ट्रेस रिडक्शन। फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट, मतलब मेडिसिन हम क्या देंगे। फर्स्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, फर्स्ट चॉइस है, जैसे कि ओमेपेराजोल, पेंटोपेराजोल, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं जो है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप इन गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, और ये स्ट्रॉन्ग सप्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन कराते हैं। इनकी डोज क्या रहेगी, ओमेपेराजोल 20 to 40 mg ओडी डोज, पेंटोपेराजोल 40 mg ओडी डोज। ड्यूडेनल अल्सर्स में ये 4 वीक्स तक दे सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स में 6 to 8 वीक्स तक देना पड़ता है, और जीआरडी में 4 to 8 वीक्स मेंटेनेंस इफ नीडेड। एच पाइलोरी रेडिकेशन थेरेपी, अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव आया है तो क्या थेरेपी देंगे, तो ट्रिपल थेरेपी 14 डेज की थेरेपी होती है, जिसमें 3 मेडिसिन होती है। एक तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होगा, और अमोक्सिसिलिन 1 ग्राम बीडी, और क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg बीडी। ये क्या करेंगे, पीपीआई तो क्या करेगा, एसिड का सप्रेशन कर रहा है, अमोक्सिसिलिन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, और क्लेरिथ्रोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। तो 14 डेज के लिए पेशेंट को ये ट्रिपल थेरेपी दी जाएगी। और क्वाड्रपल थेरेपी में क्या होगा, इफ रेजिस्टेंस और फेलियर की कंडीशन होगी तो पीपीआई देंगे, बिस्मथ सब सेलिसाइक्लेट देंगे, मेट्रोनिडाजोल देंगे, और टेट्रासाइक्लिन देंगे। ये भी 10 to 14 डेज के लिए दिया जाता है। यानी कि पहले हम ट्रिपल थेरेपी पे रखेंगे पेशेंट को, अगर उनमें से किसी ड्रग से पेशेंट रेजिस्टेंट है या फिर वो ट्रीटमेंट से पेशेंट को जो है रिजल्ट नहीं मिले, तब हम उसको क्वाड्रपल थेरेपी पे रखेंगे। एसिड न्यूट्रलाइजर्स दे सकते हैं हम सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए। एंटासिड्स जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये न्यूट्रलाइज करेंगे गैस्ट्रिक एसिड को डायरेक्टली। 10 to 20 ml आफ्टर मील्स या बेड टाइम पे, शॉर्ट टर्म सिम्टम रिलीफ। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स भी दे सकते हैं लाइक सुक्रालफेट, ये साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देते हैं ओवर द अल्सर बेस, इनहेंस करेंगे म्यूकोजल हीलिंग को, और इनकी डोज क्या रहेगी, 1 ग्राम QID बिफोर मील्स एंड बेड टाइम 4 to 8 वीक्स के लिए। मीजोप्रोस्टोल, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है। अब ये क्या है, एनालॉग है, तो क्या करेगी, इंक्रीज म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट और एसिड के सिक्रेशन को डिक्रीज करेगी। ये प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट नसेड्स इंड्यूस्ड अल्सर्स, तो इसकी डोज क्या रहेगी, 200 mcg QID, और एज लॉन्ग एज नसेड थेरेपी कंटिन्यूज हम इसको दे सकते हैं। साइड इफेक्ट में डायरिया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलती है, इसीलिए प्रेगनेंसी की कंडीशन में इसको नहीं देना। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स अल्टरनेटिव है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के। रेनिटिडिन, जो कि पहले बहुत कॉमनली दी जाती थी, अभी लेस यूज है इसका, ये ब्लॉक करेगी H2 रिसेप्टर्स को ऑन पैराइटल सेल्स और एसिड सिक्रेशन को कम कराएगी। 150 mg BD और 300 mg HSS को दे सकते हैं 4 to 6 वीक्स के लिए। एडवांस्ड या कॉम्प्लिकेटेड डिजीज मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अगर ब्लीडिंग अल्सर की कंडीशन है तो IVPPI देंगे हम, पेंटोपेराजोल 80 mg बोलस 8 mg पर आवर इन्फ्यूजन में। एंडोस्कोपी हीमोस्टेसिस करा सकते हैं, कोई क्लिप्स या एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा के। अगर परफोरेशन है तो इमरजेंसी सर्जरी करेंगे, IV एंटीबायोटिक्स और PPI सपोर्ट देंगे।
जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, वहां पे हाई डोज ऑफ पीपीआई देंगे, ओमेपेराजोल 60 to 120 mg पर डे डिवाइडेड डोजेस। अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर, जो कि हमने ही पढ़ा था, हाइपर सिक्रेटरी स्टेज है, गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर यहाँ पे होगा, तो ट्यूमर की मैनेजमेंट के लिए सर्जरी या फिर ऑन्कोलॉजी ओपिनियन। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं हम सब पढ़ चुके हैं। अपर जीआई में ब्लीडिंग होगी, परफोरेशन हो सकती है, गैस्ट्रिक आउटलेट की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, पेनिट्रेशन हो सकती है, मैलिग्नेंसी हो सकती है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, क्योंकि क्रोनिक ऑकल्ट ब्लड लॉस होगा जिसकी वजह से फटीग, पेलर, लो एचपी, माइक्रोसाइटिक एनीमिया पेशेंट को देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने एपीडी को कंप्लीट कवर कर लिया है। ट्रीटमेंट भी, डायग्नोसिस भी और क्लिनिकल फीचर्स, एपिडेमायोलॉजी को सभी इस वीडियो में हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।